अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बात करते हैं टूथ की डेवलपमेंट में। टूथ की डेवलपमेंट को बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बर्ड स्टेज, नंबर 2 कैप स्टेज, नंबर 3 बेल स्टेज। बेल स्टेज को मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक अर्ली बेल स्टेज और एक लेट बेल स्टेज। आइए हम बारी बारी देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आती है बर्ड स्टेज। बस बर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो एक्टोडर्म की एपिथेलियल आउटग्रोथ सेल्स थे वो क्या करती हैं कि मीज़ेनकाइम के प्रोलिफरेट करते हैं। प्रोलिफरेट करने के साथ साथ जो मीज़ेनकाइम के सेल्स थे, एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स, वो इस बर्ड के इर्द गिर्द अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम कंडेंसेशन ऑफ एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स होते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक बर्ड के, इसलिए हम इस स्टेज को बर्ड स्टेज का नाम देते हैं। बर्ड स्टेज के बाद आती है कैप स्टेज। कैप स्टेज में क्या होता है कि जो ये हमारे पास एपिथेलियल आउटग्रोथ बनी थी वो रिजेंबल करती है एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स के ऊपर बैठी हुई एक बॉल से। ऐसा लगता है कि एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स के ऊपर एक कैप बैठी हुई है, जिसे हम बॉल ऑफ कंडेंस एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स के ऊपर एक कैप बैठी हुई है, इसलिए इसे हम कैप स्टेज का नाम देते हैं। कैप स्टेज में क्या होता है कि जो डेंटल लैमिना है ना, ओरल एपिथेलियम के साथ एक लेटरल लैमिना से जुड़ा हुआ होता है। लेटरल लैमिना बेसिकली डेंटल लैमिना को ओरल एपिथेलियम के साथ कनेक्ट करती है। इसमें हमारे पास डेंटल ऑर्गन बनता है। अगर हम इसे मोर स्पेसिफिकली पढ़ें तो इसे हम एनामल ऑर्गन का नाम देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमें एनामल बनाता है। ये हो गई आउटर एनामल एपिथेलियम। इसके बाद ये इनर एनामल एपिथेलियम, ये एक्टोमीज़ेनकाइमल सेल्स, जो कि बाद में डेंटल पेपिला बनाता है। डेंटल पेपिला से हमारे पास डेंटिन और पल्प हासिल होती है। इस स्टेज पर क्या होती है हिस्टो डिफरेंशिएशन। हिस्टो डिफरेंशिएशन हमारे पास ये होती है कि जो सेल्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डिफरेंशिएट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज होते हैं और फंक्शनली भी उनका फंक्शन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। क्या होता है कि जो इनर और आउटर एनामल एपिथेलियम है ना, उनके दरमियान जो सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स सेक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक इसका मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। सराउंडिंग वाटर एब्जॉर्ब होगा तो इसके दरमियान जो सेल्स होंगे, सेल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस हो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्शंस रिटेन करेंगे, किसके थ्रू? डेस्मोसोमल कॉन्टैक्ट्स। सेल्स के दरमियान जो कॉन्टैक्ट्स होंगे उन्हें हम डेस्मोसोमल कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जो सेल्स होंगे, स्टार शेप्ड सेल्स बनेंगे, उन्हें हम स्टेलेट रेटिकुलम का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आता है बेल स्टेज। बेल स्टेज में क्या होता है कि जो क्राउन का जो शेप है, टूथ के क्राउन का शेप, वो फुल्ली हासिल हो जाता है, यानी टूथ का जो क्राउन है वो फुल्ली अपनी शेप हासिल कर लेता है। इसके जो आउटर एनामल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो लो क्यूबोइडल होते हैं और इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं लो कोलमनार होते हैं। इनमें हाई ग्लाइकोजन कंटेंट होता है। वो पॉइंट जहाँ पे रूट पोर्शन में आउटर और इनर एनामल एपिथेलियम क्या करते हैं, मीट करते हैं, उसे हम जोन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर सर्विकल लूप का नाम दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आउटर एनामल एपिथेलियम और इनर एनामल एपिथेलियम के दरमियान जो स्टेलेट रेटिकुलम बना था, स्टेलेट रेटिकुलम और इनर एनामल एपिथेलियम के सेल्स के दौरान जो सेल्स होते हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की हाई एक्टिविटी होती है वहाँ पर। बेसिकली यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज की हाई एक्टिविटी होती है, जो कि एनामल, हमारे पास जो टूथ का एनामल बनता है वो बनाने के लिए बेसिक रोल अदा करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रेटम इंटरमीडियम। यानी ये हो गई हमारे पास आउटर एनामल एपिथेलियम, ये इनर एनामल एपिथेलियम, ये हो गई स्टेलेट रेटिकुलम, ये हो गई हमारे पास स्ट्रेटम इंटरमीडियम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।